तो इजी वे लर्निंग चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और परीक्षा में पूछे जाने वाले विविध प्रकार के प्रश्नों और बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एजी टेंसले ने किया था। श्वसन की क्रिया है, एक अपचायक क्रिया होती है। किस प्रकाश रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है? लाल व नीला। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का क्रमशः होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? सभी उपभोक्ताओं में परपोषी गुण पाया जाता है। द्वितीयक उत्पादक किसे कहते हैं? परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को द्वितीयक उत्पादक कहते हैं। वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं प्रेडेटर्स। कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं, क्या कहलाते हैं? सर्वभक्षी कहलाते हैं। प्रकृति का मेहतर किसे कहा जाता है? स्कैवेंजर्स ऑफ इन्वायरमेंट किसको कहते हैं? अपघटक एवं कवक को प्रकृति का मेहतर कहते हैं। जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित करते हैं अपघटक। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थ की मात्रा को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती? खड़ी अवस्था, स्टैंडिंग स्टेट। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक ही दिशा में होता है। एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है खाद्य जाल। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से किसमें गुजरता है? खाद्य जाल में। पारिस्थितिक विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? ऊष्मा है। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने क्या संज्ञा दिया है? कार्ल मोबियस ने पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा को बायोसिनोसिस कहा है और फोर्ब्स ने इसको माइक्रोकोस्म कहा है। अब दोस्तों पर्यावरण से संबंधित जैवीय कारक और उनकी परस्परक अंतरक्रिया का अध्ययन कर लेते हैं। दोस्तों किसी स्थान पर उगने वाले पौधों में पारस्परिक संबंध क्या होता है? सभी हरे पर्णहरिम युक्त पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल तथा प्रकाश की उपस्थिति से अपना भोजन बनाते हैं और उपभोक्ता जंतु व पर्णहरित रहित पौधे इन्हीं हरे पौधों द्वारा निर्मित भोजन को सीधे अथवा परोक्ष रूप से ग्रहण करते हैं। प्रायः इसी भोजन के लेन देन के कारण ही पौधे आपस में एक दूसरे से विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के संबंध स्थापित किए जाते हैं। पहला होता प्रतियोगिता, कंपटीशन। जीवधारियों को जीवित रहने के लिए एवं अपनी समस्त जैविक क्रियाओं को करने के लिए मुख्य रूप से हवा, जल एवं प्रकाश की आवश्यकता होती है, जो इन्हें वातावरण से प्राप्त होते हैं। किसी भी प्राकृतिक वातावरण में उगने वाले उसी जात के पौधों अथवा अन्य जात के पौधों के बीच हवा, जल व प्रकाश के लिए प्रतियोगिता होती है। इस प्रतियोगिता में जो पौधे सक्षम एवं स्वस्थ होते हैं वे अच्छी तरह उगते हैं और वृद्धि करते हैं, जबकि दूसरे कमजोर पौधे या तो कम वृद्धि करते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। जिन पौधों में जल, वायु, खाद्य पदार्थों एवं प्रकाश आदि को ग्रहण करने के लिए विशेष रचनाएं अथवा अंग या साधन होते हैं वे अन्य पौधों की अपेक्षा प्रतियोगिता में अधिक सफल होते हैं और वातावरण में स्वस्थ रूप से जीवन निर्वाह करते हैं। अगला है परजीवता, पैरासिटिज्म। वातावरण में कवक, जीवाणु एवं विषाणु तथा कुछ उच्च वर्गीय आवृतबीजी पौधे एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स जैसे अमरबेल, कस्कुटा, लोरेंथस, ओरोबैंका, बेलनोफोरा, रेफ्लेशिया आदि परजीवी के रूप में उगते हैं। इनमें पर्णहरिम का अभाव होता है और ये सभी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और दूसरे पौधों से चूसकांगों द्वारा प्राप्त करते हैं। पौधों के इस गुण को परजीवता एवं ऐसे पौधों को परजीवी कहते हैं। इन पौधों का पृथ्वी से कोई संबंध नहीं रहता। जिन पौधों पर परजीवी उगते हैं और अपना भोजन लेते हैं उन्हें पोषित पौधे कहते हैं। परजीवी पौधों के परजीवता गुण के कारण कुछ पोषित पौधे नष्ट हो जाते हैं और कुछ जीवित भी रहते हैं। इस प्रकार परजीविता का भी वातावरण की वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है। कुछ पौधे पूर्ण रूप से परजीवी कंप्लीट पैरासाइट होते हैं, जैसे अमरबेल
कस्कुटा तथा कुछ आंशिक परजीवी पार्शियल पैरासाइट होते हैं, जैसे लोरेंथस, विस्कम तथा चंदन, सैंटलम एल्बम। इसी प्रकार कुछ पौधे जड़ों पर तथा कुछ तनों पर परजीवी होते हैं, जिन्हें क्रमशः जड़ों पर परजीवी जो होते हैं उन्हें मूल परजीवी रूट पैरासाइट कहते हैं, तथा जो स्तंभ परजीवी होते हैं उन्हें स्टम्प पैरासाइट कहते हैं। इनके उदाहरण देख लेते हैं। दोस्तों, ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है इनके उदाहरण। जैसे पूर्ण मूल परजीवी का उदाहरण है ओरोबैंकी, आंशिक मूल परजीवी का उदाहरण है चंदन, पूर्ण स्तंभ परजीवी का उदाहरण है अमरबेल, आंशिक स्तंभ परजीवी का उदाहरण है लोरेंथस और विस्कम। सहजीवता क्या होता है? सिम्बायोसिस, जब दो पौधे अथवा जीवधारी साथ साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तथा उन्हें सहजीवी सिम्बायंट तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीवन सिम्बायोसिस कहते हैं। पौधों का यह गुण सहजीवता म्यूटुअलिज्म कहलाता है। सहजीवता के उदाहरण हैं लाइकेन तथा लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले नाइट्रिकारक जीवाणु। लाइकेन के शरीर का निर्माण शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। नाइट्रीकरण जीवाणु भूमि की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। इसे पौधे जड़ों द्वारा खाद्य रूप में ग्रहण करते हैं। इसके बदले में पौधे इन जीवाणुओं को भोजन एवं रहने के लिए स्थान देते हैं। इस प्रकार इस सहजीवता का प्रभाव पौधों एवं वातावरण पर पड़ता है। अगला है माइकोराइजा। कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन क्या कहलाता है? माइकोराइजा कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक्टोट्रॉफिक जिसमें कवक जाल जड़ों के धरातल पर मिलता है, दूसरा एंडोट्रॉफिक जिसमें कवक जड़ों के वल्कुट यानी कॉर्टेक्स कोशिकाओं में फैला रहता है। माइकोराइजा चीड़, पाइन्स, आर्किड, लीची, रेफ्लेशिया व अन्य पौधों की जड़ों में पाया जाता है। अगला है मृतोपजीविता सैप्रोफाइटिज्म। पौधों का सड़े गले पदार्थों पर उगना तथा उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करने का गुण मृतोपजीविता सैप्रोफाइटिज्म कहलाता है। ये पौधे मृतोपजीवी सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। इनमें पर्णहरिम का अभाव होता है, जिससे ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। मृतोपजीवी के अंतर्गत विभिन्न कवक जैसे ईस्ट, म्यूकर, राइजोपस, पेंसिलियम, कुकुरमुत्ता आदि जीवाणु तथा सपुष्पी पौधे जैसे मोनोट्रोपा, न्यूटिया तथा यूनिफ्लोरा आदि आते हैं। मृतोपजीवी कवक एवं जीवाणु पौधों तथा जंतुओं के मृतक शरीर का अपघटन करके सरल तत्वों में बदल देते हैं, जिससे प्रकृति का कूड़ा करकट, ढेर तथा लाशों की सफाई होती रहती है और ये पौधों की और भूमि की उर्वरता भी बढ़ाने का कार्य करते हैं। अगला है अधिपादपता एपिफाइटिज्म। कुछ पौधे जैसे आर्किड्स बड़े बड़े वृक्षों की शाखाओं पर उगते हैं, परंतु ये वातावरण की नमी, हवाई जड़ों, एरियल रूट्स के वेलामेन भाग द्वारा अवशोषित करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ दूसरी जड़ें इन पौधों को दूसरे वृक्षों की छाल पर चिपकने या स्थिर होने में सहायता करती हैं। ये पौधे अधिपादप एपिफाइट्स तथा यह गुण अधिपादपता एपिफाइटिज्म कहलाता है। अब दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र के घटक की चर्चा कर लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के घटकों को मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, जीवीय घटक बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा होता है अजीवीय घटक एबायोटिक कंपोनेंट्स। जीवीय घटक में उत्पादक प्रोड्यूसर्स सभी पौधे उत्पादक कहलाते हैं जो कि भोजन बनाते हैं, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी उपभोक्ता पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर होते हैं। उपभोक्ता कंज्यूमर्स प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर्स ऑफ द थर्ड ऑर्डर और उच्च मांसाहारी टॉप कॉर्निवोर्स होते हैं, और तीसरे नंबर पर अपघटनकर्ता आते हैं। दोस्तों अजीवीय घटक एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत पहला अकार्बनिक पदार्थ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जिसके अंतर्गत जल, लवण में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर आदि आते हैं। गैसों में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन आदि आते हैं। कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, यूरिया, ह्यूमस आदि आता है। भौतिक तत्वों में प्रकाश, ताप, हवा, विद्युत आदि आते हैं। दोस्तों पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, जिनके द्वारा विकिरण ऊर्जा रेडिएंट एनर्जी प्राप्त होती है।
हरे पौधे इस ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं। अन्य जीवधारी इन्हीं पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उत्पादक प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल को पर्णहरिम की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। यह ग्लूकोज भोजन के रूप में पौधों में एकत्रित होता रहता है और श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा प्रदान करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन और जल का उपचयन होता है। पौधों में संचित भोज्य पदार्थों को संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करता है। इसी कारण हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक प्राइमरी प्रोड्यूसर्स माना जाता है। विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक क्या हो सकते हैं? जैसे जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक विभिन्न प्रकार के शैवाल होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में बड़े बड़े वृक्ष, झाड़ियाँ तथा शाकीय पौधे होते हैं। घास स्थल में उत्पादक विभिन्न प्रकार की घासें एवं जंगली छोटे शाकीय पौधे होते हैं। फसल स्थल में उपस्थित फसल के पौधे उत्पादक का कार्य करते हैं। उपभोक्ता कंज्यूमर्स, इसके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादक हरे पौधों अथवा अन्य जीवधारियों को खाकर प्राप्त करते हैं। प्राथमिक उत्पादक हरे शाकीय पौधों, झाड़ियों अथवा वृक्षों की पत्तियां आदि को ग्रहण करने वाले जीवधारियों को शाकाहारी कहते हैं तथा इन शाकाहारी जीवधारियों को खाने वाले अन्य जीवधारियों को मांसाहारी कहते हैं। इस प्रकार सभी उपभोक्ताओं में परपोषी का गुण पाया जाता है। उपभोक्ता अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, इस श्रेणी के अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो प्राथमिक उत्पादकों अथवा हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये शाकाहारी होते हैं। गाय, बकरी, हिरन, खरगोश, टिड्डा, चूहा आदि इसी श्रेणी में आते हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, इसके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारियों अथवा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इस श्रेणी में उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। जैसे टिड्डे का मेढक द्वारा, शाकाहारी मछली का मांसाहारी मछली द्वारा, चूहे का बिल्ली द्वारा, हिरन का भेड़िया द्वारा खाया जाना। इन उदाहरणों में क्रमशः मेढक, मांसाहारी मछली, बिल्ली तथा भेड़िया द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कंज्यूमर्स ऑफ द थर्ड ऑर्डर, इसमें वे मांसाहारी जीव आते हैं जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरणार्थ मेढक का सांप द्वारा तथा मछलियों का चिड़ियों द्वारा खाया जाना। इनमें सांप तथा चिड़िया तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाएंगे। उच्च मांसाहारी टॉप कार्निवोर्स, इसमें वे मांसाहारी जंतु आते हैं जो सभी श्रेणी के मांसाहारियों को मारकर खा सकते हैं, परंतु इन्हें कोई भी जंतु मारकर नहीं खा सकता, जैसे शेर, चीता आदि। कुछ उपभोक्ता दूसरे जीवों के ऊपर निवास करते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये परजीवी पैरासाइट्स कहलाते हैं। कुछ जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये प्रेडेटर्स कहलाते हैं। इसके अंतर्गत द्वितीय व तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता व उच्च मांसाहारी आते हैं। कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं, अर्थात सभी कुछ भोजन के रूप में खाते हैं। इन्हें सर्वभक्षी ओमनिवोर्स कहते हैं, जैसे मनुष्य। अपघटनकर्ता डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? ये वे जीवीय घटक होते हैं जो प्रायः उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अपघटनकर्ताओं के अंतर्गत मृतोपजीवी कवक एवं जीवाणु आते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण जीवीय घटक हैं क्योंकि इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक तत्वों जो उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के शरीर का निर्माण करते हैं पुनः वायुमंडल व मृदा में पहुंच जाते हैं। अगर ये ना होंगे तो तत्वों का चक्रीकरण रुक जाएगा और वातावरण असंतुलित हो जाएगा। अपघटनकर्ता मृत पौधों एवं जंतुओं का अपघटन करके पृथ्वी को साफ करते रहते हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया हुआ हो तो हमारे चैनल इजी वेल लर्नर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। धन्यवाद।